नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और ये चैनल आपकी तैयारी में अपना सहयोग अच्छे से दे रहा होगा। तो लगातार हम पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग दृष्टिकोणों से आप सभी से चर्चा करते रहें और मेरी यही कोशिश रही है कि यदि आप दृढ़ संकल्पित हैं तो निश्चित तौर पर जो भी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं, उनका पालन करते हुए आप सफलता तक पहुँच पाएँगे। तो इसी उम्मीद से हम लगातार जुड़ते रहे हैं, सीरीज़ के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, मैराथन क्लासेस के माध्यम से और मार्गदर्शन दृष्टिकोणों के माध्यम से। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पीवाईक्यू को पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है, इसको लेकर चर्चा की थी, जिसमें कवियों के जीवन क्रम और रचनाओं के प्रकाशन वर्ष पर चर्चा की थी और साथ में आपने देखा था कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे थे और कैसे अगर उनको हम हल करेंगे, तो प्रश्न अलग-अलग दृष्टिकोणों से आने के बावजूद भी हम सही कर पाएँगे। तो इस पर हमने चर्चा की थी, आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है। आज उसी कड़ी को बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे कि परीक्षाओं में देखते हैं, आमतौर पर प्रमुख आलोचकों के कथन पूछे जाते हैं और जब कथन पूछे जाते हैं, तो हमारा दिमाग बंद हो जाता है कि आखिरकार कौन-सी किताब पढ़ें या फिर किन आलोचकों को पढ़ें कि परीक्षाओं में हम उन कथनों को अच्छे से कर पाएँ या फिर उन कथनों के माध्यम से हम एग्ज़ाम में लीड कर पाएँ। तो इस तरीके से आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा और निश्चित तौर पर इस पे चिंतन करने की भी ज़रूरत होनी चाहिए और मैंने किया भी कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद हमने एक निकाला हुआ है कि किन-किन आलोचकों को अगर आप पढ़कर जाते हैं, तो मैक्सिमम चांस है कि वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे भी। ये मैं कहना चाहता हूँ कि बीच में जो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ पर चर्चा कर रहे थे, आने वाले समय में इस पे ज़रूर करेंगे, आपको निराश नहीं होना है। और जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी उन वो भी ध्यान में रखें कि जो भी सीरीज़ चल रही थी वो कंटिन्यू होगी। बीच-बीच में कई बार थोड़ा-सा चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि लगता है कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हम लोग जुड़े हुए हैं और साथ में जितना भी ज्ञान हासिल कर लें, वो तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कैसे पढ़ना चाहिए, बीच-बीच में हमें मार्गदर्शन के तौर पर बताना चाहिए। तो 2-3 वीडियो मैं इस पर लेकर आऊँगा। आज मैं कथन पर बात करूँगा, आगे और भी चीज़ों पर बात कर सकते हैं। तो चलते हैं हम देखते हैं कि ये जो आज का महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर है, जो कि आगामी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम और सीईटी, पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो अगर हमें आलोचकों के कथनों को पढ़ना है, तो किन-किन आलोचकों को पढ़ना चाहिए और किन दृष्टिकोणों से पढ़ना चाहिए? तो प्रिय विद्यार्थियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने एक यहाँ पर एक खाका तैयार किया हुआ है कि पीवाईक्यू या अधिकतर परीक्षाओं में प्रमुख आलोचकों के कथन पूछे जाते हैं और आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि बिल्कुल हमने भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखा, तो इन-इन आलोचकों से सवाल पूछे गए। मैं बार-बार आप सभी से कहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, जिसको कि आप न कहीं देखे हों, न पढ़े हों, न इसके बारे में सोचे हों। बिल्कुल आप भी चिंतन-मनन करते हैं, क्योंकि अनुभव और पहले से आपसे मैं परीक्षाओं से जुड़ा रहा हूँ और लगातार उन पे चिंतन-मनन करता रहा हूँ, तो चीज़ों को सामने बस रख देता हूँ। नहीं तो बहुत चीज़ें हैं जिसका मैं प्रचार कर सकता था, बहुत सारी चीज़ें कह सकता था, आपसे निवेदन कर सकता था। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप सब मेहनती हैं, तो बस आपको एक गाइडेंस दे दिया जाए कि अगर ऐसे आप पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर आप उस परीक्षा में कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए जाएँगे। तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे, तो आलोचकों में जो सबसे पहला नाम यहाँ पर आ रहा है, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अगर आपको पढ़ना है और इनसे जुड़े हुए कथनों को पकड़ना है या फिर समझना है, तो इसके लिए आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा, जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो जिन्होंने जो आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी हैं, चाहे वो त्रिवेणी नाम की पुस्तक हो, जिसमें उन्होंने अ, असूर, तुलसी और जयसी पर चर्चा की हुई है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। या फिर अलग-अलग जो उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं, जैसे जयसी ग्रंथावली की भूमिका।
उसको पढ़ना चाहिए। साथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों से खूब सवाल पूछे जाते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि इनके निबंधों का संकलन चिंतामणि नाम से जो पुस्तक है 4 भागों में प्रकाशित है, उसमें हुआ है। लेकिन चिंतामणि भाग 1 अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो भी आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों को आप कहाँ-कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो एक आपको दृष्टिकोण मिला होगा कि इतिहास ग्रंथ तो हमें हर हालत में पढ़ना है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचनाएँ रही, उनको आपको पढ़ना है, साथ में इनके निबंधों को पढ़ना है और निबंध की जो किताब हमने बता दी कि चिंतामणि भाग 1 पढ़ना है। हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को लग रहा हो कि हम कितनी किताबों को पढ़ें, तो पढ़ना नहीं है, बस आपको सतर्क रहना, सचेत रहना है कि हम इतिहास ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जो सीरीज़ हम चला रहे हैं अभी, तो उसको भी आपको गंभीरता से पढ़ना है क्योंकि उसी इतिहास से जुड़ा हुआ है इनकी आलोचना जुड़ी हुई है और उसी आलोचना से इनके निबंध भी जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं सभी के सूत्र एक-दूसरे से जुड़े हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अगर कवर करना है, तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो दूसरा बड़ा नाम यहाँ पर आता है, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तरह ही इतिहास इन्होंने लिखा। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। खास तौर से आप देखेंगे कि नाथ साहित्य से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के, ठीक है? और भक्ति काल के उदय से, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। आलोचना भी इन्होंने भी सूरदास इत्यादि पर लिखा हुआ है, तो कई बार सवाल यहाँ से पूछ लिया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध भी काफ़ी मशहूर रहे हैं, प्रसिद्ध रहे हैं, जिनसे प्रायः सवाल पूछे जाते हैं। जिसमें कि आप देखेंगे कुटज और देवदारू और आपने अपने महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी इनके ललित निबंधों को ज़रूर देखा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसकी तो पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी कीजिए, लेकिन जो आपने यूजी और पीजी में पढ़ाई की है, उस पढ़ाई का भी उसमें सहयोग लीजिए और उसको रिवाइज़ के तौर पर देखिए। ऐसा नहीं है कि वो सभी पढ़ाई आपकी खत्म हो गई या फिर उनका कोई मतलब नहीं। तो आप पढ़े होंगे कुटज, देवदारू, आपको समझ में आ गया होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद जो दूसरे यहाँ पर आलोचक हैं, यानी तीसरे आलोचक हम कह सकते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कोई खास इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, बल्कि उनकी आप आलोचनाएँ देखेंगे और साथ में निबंधों को देखेंगे और जो इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, वो उसका काफ़ी रोल रहा है और उस पत्रिका के माध्यम से कई नए रचनाकारों और नए विषयों को उन्होंने लाने का प्रयास किया, तो वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इनका दायरा थोड़ा सीमित है और हमने एक किताब आप लोगों को बताया हुआ था कि अगर आप प्रमुख आलोचकों को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो साहित्य से चिंतन तक कुछ इस तरीके से उस किताब का नाम है। मैं उसका नाम डाल दूँगा और जिस वीडियो में उसका ज़िक्र हमने किया था, उसका भी लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप देख लेंगे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का वहाँ से आप नोट कर सकते हैं या फिर जब भी इतिहास ग्रंथों में क्योंकि आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ेंगे, वहाँ भी हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी का ज़िक्र हो जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ेंगे, वहाँ भी ज़िक्र हो जाएगा, ठीक है? आगे हम और कुछ इतिहासकारों की चर्चा करेंगे, उसमें भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य के विकास में क्या योगदान रहा है और ख़ास तौर से खड़ी बोली, कविता के क्षेत्र में इनका जो रोल रहा है, उसके बारे में आप जानकारी रख सकते हैं, वहाँ से कथन पूछे जाते हैं। ख़ास तौर से महावीर प्रसाद द्विवेदी के अगर संदर्भ में देखा जाए तो इनकी आलोचना और निबंध दोनों महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद जो चौथा नाम आता है, वो डॉक्टर नगेंद्र का आता है। डॉक्टर नगेंद्र ने कोई अपना इतिहास नहीं लिखा है, मतलब अपना हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, बल्कि इन्होंने क्या किया है, संपादित किया है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, जो नगेंद्र का आप देखते हैं मोटा-सा, उसमें हरदयाल जी का भी नाम है। इन दोनों ने मिलकर संपादित किया है, ठीक है? उसमें कम से कम 25 लेखकों का योगदान है। हमने नगेंद्र के संपादित हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की चर्चा की है। जो हमारे पुराने विद्यार्थी होंगे वो ज़रूर अच्छे से जान रहे होंगे कि हाँ, उस वीडियो को हमने देखा है और उसमें सारी चीज़ें हैं भी। तो नगेंद्र का आप देखेंगे नाम तो इन्हीं का चलता है लेकिन उसमें 25 लोग और शामिल हैं। इनका इतिहास ग्रंथ आप देख सकते हैं। फिर आलोचना, नगेंद्र की जो भी आलोचनाएँ हैं, खास तौर से रीतिकाल और छायावाद से संबंधित इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। रीतिकाल की भूमिका नाम से इन्होंने किताब लिखी तो वहाँ से सवाल पूछ लिए जा सकते हैं। यानी रीतिकाल से संबंधित अगर कोई कोटेशन पूछा गया, कथन पूछा गया है, उसमें नगेंद्र का नाम है, तो आपको थोड़ा-सा स्थिर होके समझना पड़ेगा। और छायावाद के संदर्भ में आप जानते हैं कि
स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, इस तरीके से परिभाषा इन्होंने दी है, ठीक है? तो ये चीज़ है, नगेंद्र को आप ऐसे पढ़ सकते हैं। अब जो इसमें आप देख रहे हैं सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है और ये इस मामले में बड़ा नाम है कि इन्होंने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन बिना इतिहास ग्रंथ लिखे हुए भी इन्होंने इतिहास लिख दिया है। ये इनकी खास विशेषता है। मैं बात कर रहा हूँ रामविलास शर्मा, जिनसे कथन कहाँ-कहाँ से पूछे जाते हैं, इनके आलोचना से पूछा जाता है, निबंधों से पूछे जाते हैं और प्रमुख कुछ लेखक हैं, कवि हैं, उनसे सवाल पूछे जाते रहे। जिसमें आप देखेंगे तुलसीदास से, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है? इसको मैं नंबरिंग करूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कितने इन्होंने लेखकों को स्थापित किया है, इस चीज़ को आपको देखना है, ठीक? इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, यहाँ पर भी देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो कई बार महावीर प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखते हुए रामविलास शर्मा के कथन पूछ लिए जाते हैं, ठीक? इसके बाद इन्होंने निराला पर लिखा हुआ है, निराला की साहित्य साधना करके पुस्तक, फिर प्रेमचंद के ऊपर लिखा हुआ है। तो 5 एक आप ऐसे देख रहे हैं कि हर कवि या लेखक जो भी हैं, ये अपने समय के टर्निंग पॉइंट्स हैं, अपने समय के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे, चाहे वो तुलसीदास हों, भारतेंदु हरिश्चंद्र हों, महावीर प्रसाद द्विवेदी हों, निराला हों, प्रेमचंद। तो देख रहे हैं आप कि रामविलास शर्मा ने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम कोई न कोई इतिहास ही पढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त रामविलास शर्मा ने नई कविता पर लिखा है। नई कविता और अस्तित्ववाद नाम से एक पुस्तक आपने पढ़ी होगी। साथ में इन्होंने भाषा और समाज नाम से एक पुस्तक लिखी है जिसमें भाषा की उत्पत्ति और सिद्धांतों को लेकर बहुत अच्छी किताब है। खासतौर से जो विद्यार्थी जेएनयू में पढ़ते हैं, उनके पास ये किताब होगी भी और हमारे समय में इस किताब को पढ़ाया भी जाता था। तो भाषा पर भी काफ़ी काम किया है और साथ में नवजागरण को लेकर 1857 और हिंदी नवजागरण को लेकर भी रामविलास शर्मा ने काफ़ी काम किया है। तो आप देख रहे हैं कि क्या आप रामविलास शर्मा को बिना पढ़े एग्ज़ाम में जा सकते हैं? आपको पढ़ना पड़ेगा और अगर नहीं भी पढ़े हैं, तो अनुराग हिंदी अकेडमी से अगर जुड़े हैं, तो कम से कम इतना आपके दिमाग में आ जाएगा कि तुलसीदास से संबंधित कोई कथन है और वहाँ पर रामविलास शर्मा का भी नाम है। तो 1 सेकंड आप सोचेंगे, अगर आप कथन को नहीं पकड़ पा रहे हैं और उस कथन में कुछ प्रगतिशील बात की गई है, ठीक है? और आपको लग रहा है कि इसमें कुछ प्रोग्रेसिव चीज़ दिखाई पड़ रही है, तो रामविलास शर्मा को आप जोड़ सकते हैं। नवजागरण इत्यादि लिखा हुआ है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये रामविलास शर्मा हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतेंदु पर भी लिखा है, तो भारतेंदु से संबंधित भी कोई कथन आएगा, तो आप रामविलास शर्मा को 1 सेकंड ज़रूर देखेंगे। वैसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, प्रेमचंद इन सब से रिलेटेड अगर कथन आता है और विकल्प में रामविलास शर्मा हैं, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, देखना है। जब आप उसका उत्तर नहीं जान रहे हैं तो कोई बात ही नहीं। अब हम बात करते हैं अगले जो आलोचक हैं, उनका नाम है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी आप ज़्यादातर देखेंगे कि छायावाद पर इन्होंने चिंतन किया और प्रयोगवाद पर चिंतन किया है। तो आम तौर पर यहीं से इनसे सवाल पूछे जाते रहे हैं। अगले जो आलोचक हैं उनका नाम है मुक्तिबोध। वैसे तो हम मुक्तिबोध को कवि के रूप में जानते हैं, लेकिन मुक्तिबोध ने अपने चिंतन के माध्यम से हिंदी आलोचना में सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों तरीके की आलोचनाएँ लिखे हुए। खासतौर से आप देखेंगे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता को लेकर इनकी चिंता रही है और 2 किताबों की चर्चा मैं करूँगा जिसमें कि यूजीसी नेट के सिलेबस में ये सब किताबें लगी हुई हैं। एक साहित्यिक की डायरी और कामायनी एक पुनर्विचार। अगर कामायनी से संबंधित कोई कथन आता है, तो मुक्तिबोध अगर ऑप्शन में है, तो आपको थोड़ा-सा वक़्त लेना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि ये मुक्तिबोध का कथन हो। अगर फैंटेसी इत्यादि की भी बात हो, तो गजानन माधव मुक्तिबोध को आप 1 सेकंड ज़रूर देख सकते हैं। तो आप शुरुआत में देखें कि अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में हम देखेंगे, तो भी वहाँ से सवाल हमको दिखाई पड़ जाएँगे कि हाँ, इन आलोचकों से पूछे गए हैं और भी कुछ आलोचक हैं, उनको भी देख लेते हैं। अज्ञेय, मुक्तिबोध के बाद अज्ञेय से भी कई बार सवाल पूछा जाता है। अज्ञेय तो कवि भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, संपादक रहे हैं बहुत बड़े, तो इनका व्यक्तित्व बहुत विशाल रहा है, ठीक है? लेकिन अगर हम कथनों के दृष्टिकोण से देखें, तो इनके कथन प्रयोगवाद और तार सप्तक, जो इन्होंने तार सप्तकों की भूमिका लिखी है, वहाँ से खूब सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? जैसे कि इनको लेकर जो आरोप लगाया जाता है कि ये लोग प्रयोगवादी हैं, तो इन्होंने प्रयोग को साधन माना, साध्य नहीं माना। तो इस टाइप से भी कथन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो तार सप्तक की भूमिका आपको बिल्कुल पढ़नी है और हमने तार सप्तक पर विस्तार से चर्चा की हुई है कि इसमें कौन-कौन शामिल हैं और इ इ इन तार सप्तकों के बारे में आज्ञे का क्या मानना रहा है या फिर प्रमुख कथन कौन-कौन रहे।
ठीक है? तो अज्ञेय को भी आपको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है? इसके बाद अगर हम देखें तो मिस्र बंधुओं से इतिहास लेखन की परंपरा के हिसाब से तो यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है, खासतौर से प्रारंभिक काल और रीतिकाल से रिलेटेड ज़्यादा मिस्र बंधुओं से पूछ लिया जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा भी कि रीतिकाल की बहुत सारी सामग्री हमने मिस्र बंधुओं से ली। तो ईमानदारी से उन्होंने कह दिया। इसके बाद आप देखेंगे कि गणपति चंद्र गुप्त, इनसे भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। खास तौर से हम देखें तो इतिहास से आप इसको जोड़ सकते हैं। गणपति चंद्र गुप्त का जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना? तो इनको आप जोड़ सकते हैं। खास तौर से जो आदिकाल है, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि आरंभिक काल कौन कहा, प्रारंभिक काल कौन कहा? तो गणपति चंद्र गुप्त भी बीच-बीच में आपको यारकर मारने के लिए या फिर गूगली एलबीडब्ल्यू आउट करने के लिए आ ही जाते हैं। तो ध्यान में रखना है इनको। इसीलिए मैंने सोचा कि इनको छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगले जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आलोचक हैं नामवर सिंह। अगर नामवर सिंह को आप पढ़ रहे हैं, तो इनके बहुत सारे निबंध भी हैं और भाषण भी मौजूद हैं और वर्तमान समय में बीएचयू में अभी कार्यरत हैं प्रोफ़ेसर आशीष त्रिपाठी ने इन पर बहुत सारी किताबें निकाली हुई हैं, ठीक है ना? तो उनको आप उनकी भूमिका अगर कहीं मिल जाए, पढ़ने का एक तरीका ये भी है कि आप बुक स्टॉल पर जाइए और किताबों को माँग-माँग के उनकी भूमिकाओं को 10-15 मिनट पढ़ लीजिए। मैंने कहीं नहीं देखा है कि जो बुक कीपर है या शॉप वाला है, वो किसी को बोलता होगा कि क्या कर रहे हैं? इतना देर से आप खड़े होकर क्या कर रहे हैं? पढ़ने का जुनून है तो लाइब्रेरी में ही नहीं, आप वो बुक स्टॉल में भी जाकर पढ़ सकते हैं। मैं इस चीज़ को कई बार मैं देखा भी हूँ। किताब नहीं खरीद पा रहे हैं, तो कम से कम उसकी भूमिका को पढ़ लीजिए। और ये देखिए हर किताब की भूमिका को पढ़िए, सवाल जो कथन के तौर पर आते हैं, उन भूमिकाओं से ही आते हैं। ठीक है ना? किताब को आगे-पीछे भी उलट पर पलट कर देखिए, उसके पैम्फलेट को भी देखिए, ठीक है? इसके बाद भूमिका को ज़रूर पढ़िए। कहा जाता है कि किताबों की भूमिकाएँ उनकी प्राण होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नामवर सिंह पर खुद नामवर सिंह की किताबें हैं और उनके जाने के बाद बहुत सारे शिक्षकों ने या फिर आलोचक उनको कह सकते हैं। अब तो कई जगहों पर मैंने इनके नाम के नीचे लिखा सुपरिचित आलोचक। हालाँकि बीएचयू के अ हिंदी डिपार्टमेंट में ये अच्छे शिक्षकों में माने जाते रहे हैं, मैं भी इनका विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन शायद ये मुझे नहीं पहचान पाएँगे। लेकिन अगर आप लोग बताएँगे तो ज़रूर पहचान जाएँगे, प्रोफ़ेसर आशीष त्रिपाठी। मुझे याद है कि नई दिल्ली में नामवर सिंह पर इन्होंने 5-6 किताबें लिखी थी, तो उसका वहाँ पर लोकार्पण था, तो हम लोग गए थे। वो हमारी इनसे अंतिम मुलाकात है, क्योंकि मैं थोड़ा संकुचित अ रहा हूँ, विद्यार्थी के तौर पर संकोच करता रहा हूँ कि भाई प्रोफ़ेसर्स पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं। तो ऐसे में रहे आशीष त्रिपाठी। ज़िक्र आ गया इसलिए मैं थोड़ा-सा लंबा वक़्त ले लिया। लेकिन नामवर सिंह से रिलेटेड सवाल आपको पूछा जाएगा तो छायावाद, इनकी एक पुस्तक है आप जानते हैं छायावाद। कविता के नए प्रतिमान, तो कविता से संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं। कहानी नई कहानी नाम की इन्होंने पुस्तक लिखा है, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और साथ में इन्होंने प्रेमचंद इत्यादि पर भी लिखा हुआ है, ठीक है? और निबंध इनके काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं जैसे कि व्यापकता और गहराई। किताबों का नाम मैं जानबूझकर नहीं लिखा हूँ ताकि आपका दिमाग उस पे पिंच करे। हर एक चीज़ लिखा नहीं जाता है, बल्कि आपके दिमाग में छपना चाहिए। तो उम्मीद है कि नामवर सिंह का जब भी ज़िक्र आएगा, तो छायावाद, कविता, कहानी, उपन्यास और निबंध से इनके सवाल आते रहें। ठीक है? अब अगले जो आलोचक हैं, जिनके कथन आम तौर पर पूछे जाते हैं, वो है राम स्वरूप चतुर्वेदी। इतिहास ग्रंथ इनका है, आप जानते हैं, हिंदी साहित्य संवेदना का विकास और इन्होंने उसमें जो कुछ ज़्यादा जोर दिया है, भाषा और संवेदना पर ज़्यादा जोर दिया। ठीक है? साथ में इन्होंने अज्ञेय पर भी काफ़ी जोर दिया है, निराला पर जोर दिया है, ठीक? और आप देखेंगे कि शमशेर बहादुर सिंह इत्यादि पर भी लिखा हुआ है। तो थोड़ा-सा इनका अप्रोच अ, हिंदी साहित्य इतिहास में भाषा और संवेदना पर ज़्यादा है। संवेदना के दृष्टिकोण से इन्होंने विचार किया हुआ है। थोड़ा-सा अन्य जो इतिहास ग्रंथ हैं, उनसे अलग तरीके का इतिहास ग्रंथ है। अब बच्चन सिंह जो पिछले वर्षों में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, बच्चन सिंह से काफ़ी सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इनका जो इतिहास ग्रंथ है, 2 तरीके का इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिस पर कि हमने विस्तार से चर्चा की हुई है, आप लोगों ने देखा भी होगा और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर आपके कहे अनुसार एक बैठक में हमने इस वीडियो लेक्चर को देख लिया, समझ लिया। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य समझाना है। अगर एक चीज़ आप एक बार समझ गए, तो फिर आपको ना कोई कोचिंग में जाने का मन करेगा, ना किसी का नोट्स पढ़ने का मन करेगा। आपको लगेगा कि मैं तो खुद इतना सक्षम हूँ कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। और जब अनुराग हिंदी अकेडमी आपके साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है? तो बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा, इस पर हमने विस्तार से बात कर ली है। इसके अतिरिक्त इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है।
तो दोनों में आप देखेंगे कि बहुत थोड़ा बहुत अंतर है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आप पढ़ लेंगे, तो ये मानकर चलिए कि 50% आप आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लेंगे। चूँकि दूसरी पुस्तक जो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो आधुनिक काल को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है, तो उसमें कुछ चीज़ें और बढ़ गई हैं, नवजागरण इत्यादि का, खड़ी बोली और जो भी चीज़ें हैं, और उसमें थोड़ी-सी वृद्धि हुई है। ठीक। और इन्होंने एक और किताब लिखी है, आलोचना के बीज बिंदु, जिसमें कुछ पारिभाषिक शब्दावलियाँ दी गई हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये सभी बातें बहुत कम लोग आपको बता पाएँगे, क्योंकि जो पढ़े रहेंगे वही बता पाएँगे। तो आलोचना से संबंधित बीज बिंदु, जिसको हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं, वहाँ से भी चीज़ें आप समझ पाएँगे। जैसे आप किताबों में पढ़ते होंगे, कई बार पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आ जाता है रूपवाद, अजनबियत, ठीक है? अजनबीपन। तो ये सब समझने के लिए बच्चन सिंह ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी, बीज बिंदु, और साथ में इन्होंने उपन्यासों पर भी काम किया हुआ है, ठीक है? उपन्यास का लोकतंत्र करके शायद इनकी एक पुस्तक है, उसको भी आप देख सकते हैं। नहीं देख सकते हैं तो ध्यान में रख सकते हैं। हो सकता है कि कभी प्रश्न के तौर पर ही आ जाए। तो ये ऐसे कुछ प्रमुख यहाँ पर आलोचक हैं, जिनसे कि प्रायः पिछले वर्षों में सवाल पूछे गए हैं, और हम अभी विस्तार से देखेंगे। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आए हुए प्रमुख आलोचकों के कथनों को हमने एक जगह कलेक्ट किया है। उसको आप देखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि हाँ, इस तरीके से भी हमें अध्ययन करना चाहिए। और एक बैठक में मैं बार-बार आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोई अपना बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हो, तो उसको आप कर लीजिए। इसके बाद ही इस वीडियो लेक्चर को देखिए, और आराम से कूल माइंड होकर देखिए और समझिए, और पूर्वग्रह से दूर रहिए कि किस तरीके की आवाज़ आ रही है, क्या आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ बच्चे, एक दिन एक बच्चे ने लिखा कि सर, मैं मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। इसीलिए मैं लाइव क्लास बहुत कम लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान भटक जाता है। मैं रिकॉर्डेड वीडियो पर ही ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि हाँ, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ कम से कम मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि शिक्षक भी संतुष्ट रहता है। पता चला कि मैं आपको प्रमुख आलोचकों के कथनों के बारे में बात कर रहा हूँ, और कोई नीचे कमेंट्स कुछ का कुछ लिख रहा है, तो कई बार ध्यान भंग हो जाते हैं। तो ध्यान भंग नहीं करना है। हम चलते हैं विस्तार से, देखते हैं कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में प्रमुख आलोचकों के कथन कैसे पूछे गए हैं। अगर वो दोबारा दोहराए जाते हैं, तो वहाँ पर हम गलती नहीं करेंगे। उनको सही करते हुए हम परीक्षा में अपनी बढ़त बनाकर रखेंगे। पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है? को कभी हृदय नहीं मिला था, यहाँ पर डैश दिया गया है। को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। तो काफ़ी बार ये परीक्षा में सवाल आता रहता है। इस बार एक बड़े कोटेशन के रूप में आया हुआ है, और पूछा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा है। जो ऑप्शन दिया गया है, उन ऑप्शंस के आधार पर जो सही जवाब है वो है केशवदास। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? जो ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस, उसमें जो सही जवाब है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध में अपने कहा कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। अगला प्रश्न है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? आप देख रहे हैं कि कैसे प्रश्न को नया मोड़ दिया जा रहा है, और प्रकरण से संबंधित प्रश्न आ गया है। इससे प्रकरणों पर आधारित मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास पर एक सीरीज चलाई हुई है, जो कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो प्रश्न पूछा गया है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, आगे कथन है किस प्रकरण में दिया गया है, तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रकरण 4 में इसकी चर्चा की गई है, आदिकाल के प्रकरण 4 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक कौन है, या फिर ये किसका कथन है? परीक्षा में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अभी राशि के बारे में बताया गया था कि ज्ञान राशि का संचित कोश साहित्य कहलाता है। यहाँ पर कहा गया कि साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। किसने कहा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है रामचंद्र शुक्ल ने। अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने इस बात को लिखा है। अगला प्रश्न है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं।
किसका कथन है? बहुत बार ये परीक्षाओं में कथन पूछा जाता है। सही जवाब है गार्सद तासी। अगला प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? देख रहे हैं लगातार साहित्य को परिभाषित करने वाले कोटेशंस आ रहे हैं। तो अब तक हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल का देखा। अब ये जो प्रश्न है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, किसकी परिभाषा है? तो बालकृष्ण भट्ट की है। अगला प्रश्न है, साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से रिपीट हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल के रूप में आया हुआ है। सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, अमावस कै घड़ी झिलमिल चंदा, पूनम कै घड़ी सूर, नाद कै घड़ी व्यंद गर्जे, बाजंत अनहद दूर। काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम क्या है? तो ये एक तरीके से पंक्ति पूछ ली गई है। इसका सही जवाब है गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो ये विचार है, ये है पृथ्वीराज रासो के बारे में। अगला प्रश्न है, आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति भल्ला हुआ जो मारिया महिड़ी महारा कंतु, लज्जे जंतु वयस्सी अहु, जय भग्गा घर एंतु, किसके ग्रंथ में मिलती है? तो ये सही जवाब है इसमें हेमचंद के ग्रंथ में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिस नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय यह कथन किसका है? तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शंस के आधार पर जो सही जवाब है वो है राम कुमार वर्मा ने इस बात को कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुस्तक जल्हड़ हथ दय चली गज्जन नृपकाज, इस पंक्ति में किस पुस्तक के बारे में संकेत किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है पृथ्वीराज रासो, क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्रबरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो को, लेकिन इसको कंप्लीट किया था जल्हड़ ने, जो उनके पुत्र थे। अगला प्रश्न है कि पंडिय सल सत बखाड़ई देहई बुद्ध बसंत न जाड़ई, यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो सही जवाब है सरहप्पा। ठीक है, यहाँ पर सरहपाद लिखा है, इनको कई बार सरहप्पा भी लिख दिया जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। अगला प्रश्न है, एक तरीके से रिपीट हो रहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही फेमस प्रश्न आ गया, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही इनके पदों को भी, किसके पदों की तुलना आचार्य शुक्ल ने गीत गोविंद से की है? तो देख रहे हैं प्रश्न कई बार ऊपर के 2 लाइन ही पूछ लिया जाता है या फिर 1 लाइन ही पूछ लिया जाता है, यहाँ पर पूरा कोटेशन उठा गया है। इसके संदर्भ में कहा है विद्यापति के बारे में। अगला प्रश्न है, देसील बयाना सब जनमिठा किस भाषा की काव्य पंक्ति है? ठीक है, तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये है देशी भाषा के संदर्भ में, ये जो पंक्ति है ये विद्यापति द्वारा कही गई है। ठीक है, तो कई बार पूछ देता है कि ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, यहाँ पर पूछा गया कि किस भाषा की काव्य पंक्ति है, मतलब भाषा के संदर्भ में इसको पूछा गया है। अगला प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? सही जवाब है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, 12 बरस लो कुकर जिए और सोर लो जिए सियार, किसकी पंक्ति है? तो ये जगनिक द्वारा लिखी गई पंक्ति है। अगला सवाल है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में क्या होगा? यहाँ पर जो रिक्त स्थान पूछा गया है उसमें क्या होगा? तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है दूहा या दोहा। यहाँ पर रिक्त स्थान के लिए पूछ दिया, कई बार पूछ लेता है यही पंक्ति कि किसने कहा है, तो ये प्रश्न में यही जवाब है कि आचार्य शुक्ल का है। ठीक है, तो प्रश्नों की प्रकृति कई बार चेंज हो जाती है, जो कि आगे चलकर परीक्षा में कठिन हो जाती है, बाकी सब तो हिंदी साहित्य से ही आता है। अगला प्रश्न है, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दिनी कसमोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे विरहा अगिन मोई डस डस जाए, काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ठीक है, तो जो यहाँ पर सही जवाब है वो है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है,
सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये किसका विचार है? ये रामचंद्र शुक्ल का है। जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उन्होंने सिद्धों और योगियों को साहित्य के अंतर्गत नहीं माना, बल्कि सांप्रदायिक रचना मानकर उनको अलग करने की बात कहा है। तो कई बार परीक्षा में सवाल आता है और आया भी है नेट के एग्जाम में। अगला प्रश्न है, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहली से क्या अभिप्राय है? तो ये पंक्तियां अमीर खुसरो की हैं और ये पहली पूछी गई है, तो इसका क्या अभिप्राय है? वो है कुआं। अगला प्रश्न है, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो इसका सही जवाब है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रहीं। उपयुक्त किसका कथन है? इसका जो सही जवाब है वो है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, वही एक तरीके से रिपीट हो गया है, पंक्ति आ गई कि पीछे लगा जाय था लोकवेद के साथ, आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। उपयुक्त पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो ये ऑप्शन दिया गया है। इन ऑप्शंस के आधार पर है कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, लोक और वेद की रूढ़िवादिता से परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन को आप देखिए धीरे धीरे, और उसके ऊपर फिर सवाल पूछा गया है कि इनमें से सही विकल्प कौन है। तो इसका जो सही जवाब है वो ए और सी। तो एक बार हम देख लेते हैं। सी यहाँ पर दिया हुआ है कि सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। और ए क्या था? ए है कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। ठीक है, अगला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा। काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये है विद्यापति की। अगला प्रश्न है, अच्युत चरण तरिंगिनी शिव शिर मालतिमाल, हरि न बनायो सुरसुर सुरसरी कीजो इंदो भाल। दोहे के रचनाकार कौन है? तो ये दोहा है और रहीम द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो इसका जो सही जवाब है वो है कीर्तिलता, जो कि विद्यापति की रचना है। इसमें इसका जिक्र किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि हिंदू, मुसलमानों, सामंतों, शहरों के सेना सिपाहियों और उनके लड़ाइयों का जीवन चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, आगम बेय पुराणे पंडित मान बहंती, पक सिरफिल अली अजिम बाहेर भ्रमयंती। काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो आप देख रहे हैं कि अपभ्रंश में काव्य पंक्तियाँ लिखी गई हैं। ये पंक्ति एक कड़हप्पा द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्ति या रागानुभक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के साथ ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं, ये जो मैंने ऊपर पढ़ा है 6 धाराओं के बारे में चर्चा की, अपभ्रंश कविता की स्वाभाविक विकास हैं। किसने कहा है? सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लंबा प्रश्न है, लेकिन कई बार यही पेपर को कठिन बना देते हैं, इसलिए जरूरी है कि कथनों को और पंक्तियों को ध्यान रखें। 12 बरिस लिए कुकर जीवे, 13 लिए जीएसआर। दोबारा से ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है और इसका जो सही जवाब है वो है परमाल रासो, जो कि जगनिक द्वारा लिखा गया है, जिसे कि आलाखंड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात को कहा है। अगला प्रश्न है, पंक्तियों से पूछा गया है कि पंक्तियां किस कवि की हैं? खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन बसन धूल तन भरई। इसका जो सही जवाब है वो है विद्यापति। अगला प्रश्न है, मऊहर बुझई कुसुम रस, कब्ब कलासु छैल, सज्जन पर उर आरमन, दुज्जन नाम मैल। किसकी पंक्ति है? ये सब अपभ्रंश में लिखी गई पंक्तियां हैं। इसका जो सही जवाब है वो है विद्यापति की। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी किसने कहा था?
तो जो भी ऑप्शन दिए गए उनमें सही जवाब है अमीर खुसरो। फेमस प्रश्न आ गया, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर मोती फिरे, उसमें से मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियां किसकी हैं? ठीक है, कई बार ये पहेली के रूप में पूछा जाता है, यहाँ पर पंक्ति के रूप में पूछा गया। सही जवाब है अमीर खुसरो। और पहेली में अगर पूछा जाएगा तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आसमान और तारे। अगला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई, किसका पद है? तो इसका जो सही जवाब है वो है मीराबाई। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है मीराबाई। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, पंक्तियां किसकी हैं? मीराबाई। स्वस्थ श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, बारह ही बार प्रणाम करूं अब हरऊं शोक समुदाय। काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है मीराबाई। लगातार मीराबाई से सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि तुम म्हारे घर आओ जे प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं भोजन करूं मैं सारा। किन की पंक्तियां हैं? तो ये भी है मीराबाई की। आप देख रहे हैं राजस्थानी का थोड़ा सा पुट है इसमें। अगला प्रश्न है, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? तो ये सही जवाब है रहीम के बारे में। यहाँ रचना पूछ लिया गया, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? तो ये पंक्तियों के और कथनों के अंतर्गत नहीं आ रहा, फिर भी जान जाइए कि रूप गोस्वामी। हाँ, अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? तो इसका जो सही जवाब है इसमें अंडाल, मतलब कई जगह अंडाल लिखा रहता है, तो दोनों नाम एक ही है। इनको दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। तो आज इस कोटेशन के माध्यम से आपको पता चला होगा कि अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भी कृष्ण के अतिरिक्त किसी को अपना पति नहीं माना। अगला प्रश्न है, मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ठीक है, तो ये राजस्थान के परीक्षा में आया हुआ था, राजस्थान स्कूल शिक्षा में। तो वहाँ पर सृजन नाम की कोई किताब चलती है, शायद उसमें इसका संकलन किया गया है। सही जवाब है रहीम का। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पंक्तियां किस कवि की हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। किसका कथन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कथन है, और इस कथन को कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। यूपी टीजीटी हिंदी में बहुत सारे सवाल आए हैं कथनों से, तो ये जितने भी मैं कथनों के बारे में बता रहा हूँ, पंक्तियों के बारे में बता रहा हूँ, आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कवित कहियो दोहा कहियो, तुलो न छप्पै छंद, विरचियो यह विचारी के, यह बख है रसकंद। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो रहीम की हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है कि 16वीं 17वीं सदी के युग को भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम विद्वान हैं? तो इसका भी सही जवाब है ग्रियर्सन। ये भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने वाले थे ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो जो ऑप्शन दिया गया है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन के आधार पर सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला सवाल है, काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भक्तिकाल के उदय के संदर्भ में उन्होंने किस कथन को कहा है? अगला प्रश्न है, कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नहीं सखी मोमन ते मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण किसकी रचना है? तो इसका जो सही जवाब है वो है रहीम। अगला प्रश्न है, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? सही जवाब है श्रद्धाराम फिल्लौरी। अगला प्रश्न है, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि हिंदी का भक्ति काल इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यहाँ पर बाहरी पूछ दिया। सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल।
अगला प्रश्न है, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, दशरथ सुत त्रिलोक बखाना राम नाम का मरम न जाना काव्य पंक्तियां किसने कही हैं? सही जवाब है कबीरदास। एक उससे भी बड़ा सवाल आ गया उसी पंक्ति से संबंधित कि दशरथ सुत त्रिलोक बखाना राम नाम का मरम है आना, इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास क्या कहना चाहते हैं? तो जो विकल्प दिया गया है उसमें बी ऑप्शन सही है, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। अगला प्रश्न है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। काफी बार ये सवाल पूछा जाता है, 34 प्रश्न। सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहिबे कुशोभा नहीं देखा ही परमान। इसका सही जवाब क्या है? जो ऑप्शन पूछा गया है उसमें सही जवाब है ये कबीर, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? सही जवाब है रैदास। अगला प्रश्न है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है? तो इसका सही जवाब है कबीरदास। अगला प्रश्न है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इनमें संदेह नहीं। कई बार तो परीक्षा में इतना ही दूर सवाल पूछ लिया जाता, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, ठीक है, इसमें संदेह नहीं। तो ये जो दिया गया है पंक्ति मतलब किसके द्वारा कही गई है, इसका जो सही जवाब है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अक्सर लोगों को लगता है कि कबीरदास के बारे में हमेशा वो निगेटिव बोलते होंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इस तरीके से पॉजिटिव बोल देते हैं लोग, तो लगता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा होगा, लेकिन इसका सही जवाब था रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बड़े दिन राती, ये किसकी पंक्ति है? तो इसका जो सही जवाब है वो है, इसका सही जवाब है रैदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, किस समीक्षक ने कहा शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? सही आंसर है इसमें श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? सही जवाब है नामदेव। गहना एक कनक ते गहना एक भावन दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन एक निमाज एक पूजा, काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है डी। अगला प्रश्न है, मैं कहता हूँ आखिन देखी तू कहता कागज की लेखी, काव्य पंक्तियाँ का आशय क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस के आधार पर प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है, प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान, यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकों के बारे में चर्चा की गई है। सही आंसर है स्वानुभव या फिर स्व अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है, मतलब अनुभव जन्य ज्ञान ही शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। अगला प्रश्न है, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कर सकते हैं और नहीं एकेश्वरवादी, कबीर के संदर्भ में यह किसका विचार है या किसका कथन है? सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, तनन्ना बुनन्ना तज्यो कबीर राम नाम लिख लिखियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई ए बारिक कैसे जीवहीं खुदाई। इन काव्य पंक्तियों में मुसी मुसी का अर्थ क्या है इसके बारे में पूछा गया है। तो मुसी मुसी का अर्थ इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना, दहाड़ मार कर रोना, किसी का गुण अवगुण करते हुए रोना। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा है? तो सही जो इसमें जवाब दिया गया है 1 सही है और 2 सही है, ठीक, यानी कि ऑप्शन सी सही है इसमें। अगला प्रश्न है, माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया, चंद न होता सूर्य न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ ते आया। देख रहे हैं प्रश्न अब धीरे धीरे कठिन पूछे जाने लगे हैं यूजीसी नेट में भी। इसका सही जवाब है नामदेव की एक पंक्तियां हैं।
अगला प्रश्न है, अंग खड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जिम भड़िया झाला पड़े, छाला पड़े, राम पुकारी पुकारी। पंक्ति किससे संबंधित है? तो ये पंक्ति तो कबीर की है, लेकिन किससे संबंधित जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है वो अद्वैतवाद से एक तरीके से संबंध होना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं कोई ऑप्शन सही नहीं है। फिर से दोहरा दिया गया, कबीर का ही है कि प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इनमें कोई संदेह नहीं। आप जान रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अगला प्रश्न है, तुम जिन जान्यो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, किसने कहा है? सही जवाब है कबीर। वाणी का डिक्टेटर किसको कहा जाता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। सही जवाब है कबीर को। इस तरीके का प्रश्न पहले भी आया था। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गोयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? कबीरदास ने खुद कहा था। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है? मलुकदास। नीचे की पंक्ति में मलुकदास का उल्लेख हो रहता है, उस पंक्ति को काट दिया है यहाँ। अगला प्रश्न है, सूर समाना चंद में दौ किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरविला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। सही जवाब है कबीरदास। कई बार ना ऊपर का ही पंक्ति पूछ देता है और लगता है कि ये सूरदास की पंक्ति होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुकड़ी से उनका क्या अभिप्राय था? कई बार इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा कबीर की भाषा क्या थी, तो कई लोग बोलते हैं कि पंचमेल खिचड़ी है, सदुकड़ी है। तो एक्सपर्ट उस पर उल्टा पुल्टा सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। और तो सदुकड़ी का मतलब क्या है? इसमें सही जवाब है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। अगला प्रश्न जो है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। अच्छा, एक चीज़ आप देखिए, रामचंद्र शुक्ल का कहने का ढंग एक ही टाइप का होता है। कबीर के बारे में भी लिखा था कि उनमें प्रतिभा बहुत प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ पर भी लिख रहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। अगर नहीं कभी आए तो कई बार पंक्तियों को पढ़कर भी पता चल जाता है कि किसकी पंक्ति हो सकती है। अगला जो प्रश्न है, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर आए, मंगलाचार माही मन राख्यो, राम रसायन रमनाथ चाखो। किसकी पंक्तियां हैं? सही जवाब है कबीर की। अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो ये कहा है कि इन पर सूफियों के सत्संग का प्रभाव रहा है। 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। ये पंक्तियाँ किसके जन्म के विषय में कही गई हैं? तो ये है कबीर के। ठीक है, 1455 ये संवत के बारे में बात कही गई है। वैसे कबीर का जो जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, दुल्हन गाँव मंगलचार हम घर आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? यहाँ पर एक ढंग अलग तरीके का प्रश्न पूछा गया। तो गौड़ी राग गौड़ी में यह प्रश्न। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भूभाग को संभाल लिया जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं? तो अब तो तुरंत आप बता देंगे इसके आधार पर कि इसमें कोई संदेह नहीं है। जो एक तरीके से ट्रेडमार्क है वो है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन किया गया? यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, मकुते ही मार्ग उड़ी पड़े, कंत धरे जहाँ पाओ। अभिलाषा इसमें है। अगला प्रश्न है कि मोहिका हसेसी की को हर हरी। मोहिका हसेसी की को हर हई किसने किससे कहा था? तो जायसी ने शेरशाह सूरी से इस बात को कहा था। जायसी बहुत सुंदर नहीं थे दिखने में, उनके चेहरे पे कुछ दाग धब्बा था, मतलब जैसे चिकन पॉक्स का होता है। तो इसको देखकर शेरशाह हंस दिया था। तो इसी पर उन्होंने कहा कि मेरे पर हंस रहे हो कि वो जो भगवान मुझे बनाया उस पर हंस रहे हो। ऐसे इस समय भी इस तरीके से कई सवाल उठ जाते हैं लोगों पर, जो लोग बिना सोचे समझे हंस देते हैं। यह कथन किसका है? बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। और ये असाधारण प्रतिभा से उत्पन्न हुए थे, प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए थे। किसका कथन है? ये है जॉर्ज ग्रियर्सन का। कई बार इतना ही दूर तक सवाल पूछ देता है कि भारत का सबसे बड़ा लोकनायक जो है बुद्ध के बाद कौन है? तुलसीदास। किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, पूर्ते निक्सी रघुवीर वधु धरि धीर दये मगमे डर द्वय। यह पंक्ति तुलसीदास के कृष्ण ग्रंथ से उद्धृत है। इसका सही जवाब है कवितावली।
अगला प्रश्न है कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। संत संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? यह है तुलसीदास की। वही फिर से सवाल दोहरा दिया गया कि महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक जो हुए थे कौन हुए थे? तुलसीदास। और किसने कहा? ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है दानी बड़ो दिन देत दय बिनु वेद बढ़ाई भानी उपयुक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किससे संबोधन किया गया है? तो इसमें जो सही जवाब है वो है ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। अगला प्रश्न है मांगत तुलसीदास कर जोरे बस ही राम सिय मानस मोरे उपयुक्त पंक्तियां किससे याचना की गई हैं? तो इसमें है गणेश से याचना की गई है। अगला प्रश्न है खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली बनिक को बनिच न चाकर को चाकरी तुलसीदास की पंक्तियां किस रचना से हैं? सही जवाब है कवितावली। अगला प्रश्न है केलाग ने तुलसीदास की भाषा को क्या कहा है? सही जवाब है पुरानी वैश्वाड़ी। अगला सवाल है जौ हों मातु मते म हवें तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा ध्वएं काव्य पंक्तियां किस भाषा की हैं? सही जवाब है ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। किसका कथन है? काफी इंपॉर्टेंट कथन है गणपति चंद्र गुप्त। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? सही जवाब है ऑप्शन के आधार पर रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है अगुण सगुण नहीं कछु भेदा उक्ति किसके द्वारा कही गई थी? तुलसीदास। लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ पंक्तियां का संबंध किससे है? तुलसीदास से है। ये पंक्ति उनकी पत्नी रत्नावली ने कहा था। आरती कीजिए हनुमान लला की रचयिता कौन है? रामानंद। गोरख जोग जो जगायो जोग भगति भगायो लोग किसने कहा? तुलसीदास। अगला प्रश्न है सुरतीय नर्तीय नागतई सब चाहती असी हो गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुत हो किसने कहा? तो इसका जो सही जवाब है वो है रहीम। अगला प्रश्न है जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाई दादू पाणो लूण ज्यों ऐसे रहे समाई पंक्तियों का आशय क्या है? तो यह मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनही बहुविध सब संता राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? तो इसका जो सही जवाब है वो है शिव द्वारा इस बात को कहलाया गया है। अगला प्रश्न है केशव कहीं न जाइए का कहिए देखत सब तो रचना विचित्र अति समुझी मन रहिए। कई बार इतना ही दूर तक सवाल पूछा जाता है बस। ठीक है इसका जो सही जवाब वो है तुलसीदास। अगला प्रश्न है अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्न किसकी है? यह है भरत की। अगला प्रश्न है संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लिए कलि कुटिल जो निस्तारित वाल्मीकि तुलसी भयो। कई बार यही यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है यह किसकी उक्ति है? सही जवाब है नाभादास। अगला प्रश्न है लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में किसका कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसमें दो कोटेशन कई बार आ जाते हैं कई बार ऊपर की दो पंक्तियां आ जाती हैं कई बार यहाँ से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए ये एक तरीके से रिपीटेड है। रूपकों का बादशाह कहा जाता है तुलसीदास को ये पंक्तियों से नहीं है। अगला प्रश्न है कीरति बनति भूति भल सोई सुरसरी सम सहित होई तुलसीदास की पंक्तियां कौन सा काव्य प्रयोजन है इसमें? मतलब लोक मंगल के दृष्टि से ये रचनाएं किए थे इन्होंने। अगला प्रश्न है मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाई पाई शरण ही आई रामचरितमानस की युक्त चौपाई के में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? तो ये है अहल्या की।
अगला प्रश्न है, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदो श्री राम पद जिन नहीं परम प्रिय खिन। पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास की हैं। कई बार केवल ऊपर की ही पंक्ति पूछ ली जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सचिव वैद गुरु तिन ज्यों प्रिय बोले भय आस राज धर्म तन तिनकर वहीं बेगही नाश। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड से है? सुंदर कांड से है। सगुनई अगुनई नहीं कछु भेदा तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलाया है? शिव द्वारा। अब लो नसानी अब न सही तुलसीदास की यह उक्ति किस रचना से उद्धृत की गई है? यह विनय पत्रिका से। कई बार पंक्ति भी पूछ लेता है, यहाँ पर रचना के बारे में पूछ लिया है। अगला प्रश्न है, कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रकट बिरह दुख ताके। उपयुक्त पंक्तियां उद्धृत हैं, कहाँ से उद्धृत हैं? तो जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन के आधार पर इसका जो सही जवाब है वो है इसका जवाब डी है। अगला प्रश्न है, तोरी माननी ते हियो मोरी मोहिनी मान प्रेम देव की छवि लखी भय मियाँ रस खान। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। इसमें क्या प्रमाणित होता है, इसमें और भी लंबा चौड़ा दिया गया है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिए कि ये जो कथन है ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, किसके बारे में है ये? रस खान से संबंधित ये कोटेशन है। अगला प्रश्न है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया? तो यह है बल्भाचार्य। अगला प्रश्न है, कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सभी भ्रम भरमायो। पंक्ति के रचनाकार हैं सूरदास। काफी फेमस कथन आ गया कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांका है। तो सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, मेरे नैना बिरह की बेल बई। पंक्ति के रचयिता कौन है? सही जवाब है सूरदास। कहुरे मधुकर मधुमतवारे कहाँ कहो निर्गुण लय के जीव कान हमारे। ये पंक्तियां किस काव्य से ली गई हैं? सही जवाब है भ्रमर गीत सार से। श्याम विनोदी रे मधुबनिया अब हरि गोकुल काहे को आवह चाहत नव यवनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? तो ये जो ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शन के आधार पर ये बड़ा सा यहाँ पर सवाल एक तरीके से बड़ा पूछ दिया गया है। सही ऑप्शन इसमें जो है तीसरा और चौथा है। श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। अब हरि भय चिकनिया, तो एक तरीके से इसका अर्थ आप निकाल सकते हैं अपने से भी। अगला प्रश्न है, जीवन मुँह चाही को नीके दरस परस दिन रात करत कान्ह प्यारे पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति की है? तो ये है असूया भाव। असूया भाव की चर्चा आचार्य शुक्ल करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम निकेतन श्री बनही आई गोवर्धन धाम लेव शरण चितही के जुगल किशोर ललाम। पंक्ति के रचनाकार हैं रसखान। उर में माखन चोर गड़े अब कैसे हूँ निकसत नाई ऊधो तिरछे हैं जुअड़े। पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास की हैं, भ्रमर गीत सार से ली गई हैं। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कभी गढ़िया नंदास जड़िया। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है। सखी हूँ श्याम रंग रंगी देखी बिकाए गई वह मूरति सूरति माही पगी। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? गदाधर भट्ट की। अगला प्रश्न है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? तो सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है काफी चर्चित प्रश्न, संतन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जात पनहिया टूट बिसरी गयो हरिनाम। संतन को कहाँ सीकरी काम आवत जात पनहिया टूट बिसर गई हरिनाम। ठीक है, तो ये किसकी पंक्ति है? तो जो जवाब है वो है कुंभन दास का।
कई बार इतना दूरी सवाल आता है, संतन को कहाँ सी करी सो काम। ठीक है, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। अगला प्रश्न है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। यह कथन किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ध्यान रखने की जरूरत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। अगला प्रश्न है, सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास के संबंध में उक्त विचार किस आलोचक का है? तो सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, नंद ब्रज लीजे ठोंकी बजाए, पंक्ति किस कवि की है? सही जवाब है सूरदास। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है, यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? तो 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें जो सही जवाब है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, मेरी भवबाधा हरव राधा नागरी सोय, जातन की झाए पड़े श्याम हरित दुति हो। कई बार ये पंक्ति पूछी जाती है, इस बार देखिए छोटा पूछ दिया, दोहा निम्न में से किस कवि का है? सही जवाब है बिहारी। अगला प्रश्न है, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? तो जो सही जवाब है वो है जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है, यह निसंकोच कहा जाता है या यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? सही जवाब है घनानंद के बारे में उनका ये कथन है। अगला प्रश्न है, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो सही जवाब है बिहारी। अगला प्रश्न, लोगन कवित कीबो खेल कर जानो है, इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ठाकुर। अगला उसी से मिलता जुलता प्रश्न आ गया है कि लोग हैं लागे कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। ठीक है, ये किसका कथन है? सही जवाब है घनानंद। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि माना है? ठीक है, सही जवाब है भूषण। अगला प्रश्न है, ये ब्रज भाषा के मोतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के लिए बात कही है? तो सही जवाब है बेनी प्रवीण के बारे में कहा इन्होंने। अगला प्रश्न है कि इनकी सी विशुद्ध सरस शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के बारे में है? तो देखिए बहुत लंबा कोटेशन है और शुक्ल का जो कोटेशन होता है थोड़ा सा समान टाइप का होता है तो कन्फ्यूजन होने लगता है। यहाँ पर जो ये बात कही गई है उसका सही जवाब है घनानंद के बारे में ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है, तुलसी गंग दुओ भय सुकवियन के सरदार, कविवर गंग के संबंध में किसका कथन है? ये अभी यूपी टीजीटी 2021 में ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, सही जवाब है भिखारी दास। अगला सवाल है, इससे इस काल को रस के विचार में कोई श्रृंगार कहे तो वह कर सकता है, यह कथन किसका है? सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल का। यह रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में एक कथन को उन्होंने कहा है। अगला प्रश्न है, पर कारज देह को धारे फिरो, परजन्य जथारथ हवै दारसो, निधि नीर सुध के समान करो, सबहि विधि सुंदरता सरसो, घनानंद जीवनदायक हो कभों मरियो पीर हिये परसो। उपयुक्त पंक्तियाँ किससे संबंधित हैं? तो इसमें जो सही जवाब है, ये तो घनानंद की पंक्ति है, लेकिन इसका जो जवाब है वो है किसके संदर्भ में बात कही गई है? बादल को संबोधित इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बधियो आगे कौन हवाल।
काव्य पंक्तियाँ किस भाषा में हैं? तो पहले ध्यान रखिए कि ये बिहारी की पंक्तियाँ हैं। जय जय सिंह के बारे में लिखा गया था, ठीक है। इससे वो प्रभावित होकर तुरंत जो विलासिता में थे तुरंत कामकाज में लग गए। ये ब्रज भाषा में लिखी गई पंक्ति है। अगला प्रश्न है, सत सैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया है? तो ये है बिहारी। अगला प्रश्न है, जग की कविताई के धोखे रहे यहाँ प्रवीणनी कीमती जात जकी किसकी पंक्तियां हैं? तो सही जवाब है यहाँ ब्रजनाथ। ब्रजनाथ से संबंधित भी कुछ पंक्तियां हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो उसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पर धावनो है किसकी पंक्ति है? सही जवाब है बोधा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षाओं में लगातार आता रहता है। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार किसकी पंक्ति है? ये रसलीन द्वारा लिखी गई पंक्ति है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगली जो पंक्ति है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कभी नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किसके बारे में ये बात कही है? तो इसका सही जवाब है घनानंद के बारे में। अगला प्रश्न है कि इनका सा अर्थ षष्ठ और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रागल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त कथन किस कवि के बारे में है? तो देख रहे हैं आप कि काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है शुक्ल जी के कथनों को। ये महाकवि देव के बारे में इन्होंने कहा है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितना अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। बिहारी के बारे में ये मूल कथन किसका है? तो ये जो जवाब है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। अगला प्रश्न, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संबंध में है? तो ये बिहारी का है, क्योंकि बिहारी ने केवल सतसई नाम से रचना की और उसी से वो फेमस हो गए। तो इनका कहना है कि ढेर सारी रचनाओं को लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि गुण के हिसाब से रचना फेमस हो जाती है। आप देख रहे हैं सतसई फेमस है, उसी तरीके से कहानी में उसने कहा था फेमस है, ठीक है। अगला सवाल है, आगे के सुकवि रिझिए तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये काव्य पंक्तियां का रचयिता कौन है? सही जवाब है भिखारी दास। अगला सवाल है, उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के बारे में है? तो ये भी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट सवाल है, और ये जो है बिहारी के लिए कहा उन्होंने। एक यहाँ पर प्रश्न आया थोड़ा दूसरे ढंग का, उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाणों में उपस्थित हुए। तर्क, क्योंकि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक सहृदय और निपुण कवि थे। एक तरीके से कथन और तर्क पर आधारित प्रश्न था, तो इसका जो सही जवाब है वो है दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा में चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किस लेखक का है? सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, भूषण बिनु विराज ही कविता बनिता मित उक्ति में कवि केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है? ठीक है, तो इसमें क्या उन्होंने अलंकार को केंद्र में रखा था। अगला प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु विराज ही कविता बनिता मित। पहले तो इससे पूछा गया कि किस संदर्भ में एक कविता लाइन कही गई है, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि किसने कही है या किसकी पंक्ति है। सही जवाब है केशवदास। अगली पंक्ति है, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चारू गुराई। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही जवाब है मतिराम। अगला प्रश्न है, इंद्र जिमि जंभ पर बाणव सुअंभ पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। यह पंक्ति किसकी है? तो सही जवाब है भूषण की। अगला प्रश्न है, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में पंक्ति किसकी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है बी। अगला प्रश्न है,
बिहारी की यह भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी, यह पंक्ति किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो जो भी त्योहार पर्व के बारे में चर्चा किया है उन्होंने, पद्माकर, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर किसकी काव्य पंक्ति है? तो सही जवाब है बिहारी। अगला प्रश्न, बालिका सपूत कपिकुल पुरहूत रघुवीर जो कुदूत भरी रूप विकराल को, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है सेनापति। अच्छा, यहाँ पर लग रहा है कि ये केशवदास का होगा, लेकिन इसका जो आंसर है वो है सेनापति। उन्होंने भी राम के बारे में चर्चा किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है सवाल। किसने कहा है बिहारी के संदर्भ में? सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, सिख लीनो मिन मृग खंजन कमल नयन सिख लीनो जस और प्रताप को कहानी में। तो इसका जो सही जवाब है, किसकी पंक्तियां हैं? ठाकुर की। अगला प्रश्न, इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में कोई और कभी समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किसके बारे में टिप्पणी की है? वो है घनानंद। फिर से ये दोहराया हुआ सवाल आ रहा है, कुंदन को रंग फीको लागे, मतीराम। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मर्द झुक झुकी परत जय चित वद एक बार, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये रसलीन की हैं। एक तरीके से ये भी रिपीट हो गई है। लोगन कवित की वो खेल कर जानो है, ये भी रिपीटेड है, ठाकुर की है। भाषा बोली न जान ही जिनके कुल के दास, किसके बारे में कहा गया? किस कवि का है ये कथन? केशवदास। ठीक है, अंगद संवाद से लिया गया ये। अगला सवाल है, अति सूदो सने को मारा गया है जहाने कुछ अयानप बाक नहीं, ये किसका है? घनानंद। दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चितप्रीत, किसका कथन है? बिहारी का। कई बार इसमें अलंकार पूछ दिया जाता है, जो कि है असंगत अलंकार। ठीक है। अगला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रसविरस उल्टी कहत नवीन, किसकी पंक्ति है? ये देव की है। शब्द शक्तियों के विषय में उन्होंने इस बात को कहा है। अगला सवाल है, शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को, इसमें शिवा का अर्थ क्या है? शिवा का अर्थ है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। ये भूषण की पंक्ति है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? तो ये सेनापति। ऋतु वर्णन के लिए सेनापति जाने जाते हैं, तीज त्योहार पर्वों के लिए पद्माकर जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होए सबद अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोय, काव्य विषय यह परिभाषा किस आचार्य की है? सही जवाब है चिंतामणि। अगला प्रश्न है, ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरताहू के भेद को जाने, या फिर भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन के कवित्व बखाने, ये किसने कहा था? ब्रजनाथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें दो प्रश्न आपके शामिल हैं, तो ब्रजनाथ को याद रखिए। अगला प्रश्न है, भूली कहत न रसु कवि सकल मूल सिंगार, उक्ति किस आचार्य की है? सही जवाब है देव। अगला कथन है, पंडित और प्रवीणन को जो ही चित्त है हरे सो कवित कहावै, किसका है? ठाकुर का। अगली जो पंक्ति है, भरी रही भनक बनक ताल तालन की तनक तनक तामे खनक खनक चूरीन की, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो यह है देव की। फागु की भीर अभीरन में गई गोविंद ले गए भीतर गोरी, के रचनाकार कौन है? तो मैंने बताया ना कि होली त्यौहार इत्यादि पर ज़्यादा चर्चा किया है पद्माकर ने। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, हय रथ पाल की गयंद गृह ग्राम चारु आखर लगाए लेत लाखन के,
सामाहव। यह उक्ति किस कवि की है? तो इसका सही जवाब है पद्माकर। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में नहीं की जाती है? ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का सवाल है। सही जवाब है मतीराम का। जिन दिन देखे वे कुसुमाई गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। दुआ किस कवि का है? तो ये बिहारी का है। अगला प्रश्न है, कविता उनकी श्रृंगारी है पर उन प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस के आधार पर इसका जो सही जवाब है वो है रामचंद्र शुक्ल। अगला सवाल है कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के बारे में है? तो है घनानंद के बारे में। अगला प्रश्न है, ऐसे जो मैं जानतो की जय हैं तू विषय के संग, अरे मन मोरे हाथ पाए तेरो तोड़ तो। ये देव का कथन है। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम में कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं 4, उसमें इसका सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये शुक्ल जी का कथन है। तो कई बार यहाँ तो लेखक के बारे में पूछा जा रहा है, अगर आलोचक के बारे में पूछ दिया जाएगा तो उसका आंसर होगा शुक्ल जी, और लेखक के बारे में जब बताया जा रहा है तो प्रताप नारायण मिश्र के संदर्भ में इस बात को उन्होंने कहा था। अगले प्रश्न पर बात करें तो प्रश्न है, घूरे का लत्ता बिने कनातन का डोल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था? तो इसका सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? तो इसका सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र। तो आपने देखा जो लगातार 3 सवाल पूछे गए वो प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित था, और प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। तो एक बार बहुत आर्थिक तंगी हुई थी, उसी के संदर्भ में इसका उन्होंने जिक्र किया था। अगले प्रश्न पर बात करें तो प्रश्न है, यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है बालकृष्ण भट्ट ने। अगला प्रश्न है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? तो इसका सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं ये को सूल। यह किसकी रचना है या किसकी पंक्तियां हैं ये? तो सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला जो प्रश्न है, जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चितानुसार नहीं है, यह कथन किसका है? तो सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो चाहे वो डॉक्टर बच्चन सिंह का पढ़ेंगे या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसमें जिक्र किया गया है कि भारतेंदु खड़ी बोली में नाटक निबंध यात्रावृत्ति ये सब तो लिख रहे थे, लेकिन कविता लिखने में उनको दिक्कत हो रही थी। उन्होंने इसलिए कहा कि ब्रज भाषा में जितना मीठापन तरीके से कविता लिखी जा रही है, खड़ी बोली में जब कविता लिखी जा रही है तो उसमें भौड़ीपन नजर आ रहा है। कई बार ये भौड़ीपन से संबंधित भी सवाल आ जाते हैं, तो ध्यान में रखिए इसको। अगला प्रश्न है, भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी, इस पंक्ति के लेखक कौन है? यह पूछ देगा इस पंक्ति के आलोचक कौन है, किसका कथन है? तो जो ऑप्शन दिया गया उसमें सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए तेहि त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह प्रसिद्ध पंक्तियां किस कवि की हैं? ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया है और काफ़ी फेमस प्रश्न है ये,
और देशभक्ति से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला प्रश्न है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इसमें से किसका है? तो जिसको नहीं पता होगा तुरंत उसको लगेगा कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, तो लगेगा कि ये तुलसीदास लिखा गया होगा, द्वारा लिखा गया होगा, क्योंकि यहाँ पर तुलसी लिखा है। जबकि इसका सही जवाब है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है। अगला प्रश्न है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता हैं। तो सही जवाब है राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसा अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? तो सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? तो इसका सही जवाब है बंशीधर शुक्ल। बंशीधर शुक्ल को अवधि सम्राट भी कहा जाता है। तो इसमें आपके दो प्रश्न तैयार हो रहे हैं, उनको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं? तो इसका सही जवाब है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, राम तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, यह किस कवि ने कहा है? तो सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है काफी चर्चित प्रश्न, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश अनंत पृथ्वी अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। उक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये कविता के क्षेत्र को निर्धारित करते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस बात को कहा था कि कविता का कोई खास क्षेत्र नहीं होना चाहिए, बल्कि वो छोटी बड़ी हर विषयों पर लिखी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। पंक्तियां किसकी हैं? इसका जो सही जवाब है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। ये काव्य पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? तो सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा था? ये काफ़ी नए तरीके का प्रश्न है और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, किसने कहा है? तो इसका सही जवाब है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा था। ठीक, तो आलोचक इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और जो लेखक है वो बाल मुकुंद गुप्त हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर है, यह अटल सिद्धांत था। पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं? तो इसका सही जवाब है भारत भारती, जिसका कि 1912 में प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा प्रश्न घुमा कर आ गया है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी, कुल बल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध किस रचना से है? इसके पहले रचनाकार का नाम पूछा था, अब रचना से पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रिय प्रवास, जो कि सन 1914 में लिखा गया था और हिंदी खड़ी बोली में लिखा जाने वाला प्रथम महाकाव्य है। इसमें कुल 17 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, क्षत्रिय उठो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो, वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसमें देख रहे हैं क्षत्रियों और वैश्यों को एक तरीके से जागृत करते हुए इस कविता को लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। तो याद रखिए इसको। अगली जो पंक्ति है कि प्रिय की सुधि सी ये सरिताएं ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं
किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें सही जवाब है राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो देख रहे हैं इस पंक्ति को कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। काव्य पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो इसका सही जवाब है जयद्रथ वध। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं से इसको लिया गया है। अगला प्रश्न है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा के उपयुक्त गीत किस काव्य संग्रह से संबंधित हैं? तो पहले तो कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि ये किसकी पंक्ति है, तो इसका जवाब यहाँ पर दे दिया गया महादेवी वर्मा। अब पूछा जा रहा है कि कहाँ से, ये किस संग्रह में है, तो इसका सही जवाब है सांध्य गीत। और बाकी देख लीजिए ये सब महादेवी वर्मा की ही रचनाएं हैं, तो इसका जो संकलन हुआ है वो सांध्य गीत में है। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा था? तो यहाँ पर कई बार लिख दिया जाता है विद्रोह, सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? तो सही जवाब होता है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? सही जवाब है राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? तो इसका सही जवाब है कामायनी, जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की ये फेमस रचना है, महाकाव्य के अंतर्गत आती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें। अगला प्रश्न है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। किसका कथन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। सही जवाब है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार, यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता में है? सही जवाब है वनबेला। अगला प्रश्न है कि ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। उपयुक्त पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो इसमें सर्ग का नाम बताना है, तो इसका जो सही जवाब है वो है रहस्य, जो सर्ग है उससे ली गई हैं। ठीक, कामायनी जो जयशंकर प्रसाद कृत महाकाव्य है। अगला जो प्रश्न है कि शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई हैं? तो इसका सही जवाब है मधु कलश, मतलब ये हरिवंश राय बच्चन की कृतियों से लिया गया है, जिसमें मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। ठीक है, अगला प्रश्न है, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच में था। पंक्तियों के लेखक कौन है? ये आलोचक का कथन पूछा जा रहा है। तो इसमें नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शंस के आधार पर जो सही जवाब है वह है रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह उद्घोष किसका है, मतलब यह कथन किसका है? तो इसमें जो सही जवाब है वह है महादेवी वर्मा का। लगातार ये कोटेशन आता रहता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, सरयू में संकलित, राम की शक्ति पूजा से उद्धृत उक्त कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है जाम्बवान का। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, ऊपर की जो 2 पंक्तियां हैं कि और बाकी राम की शक्ति पूजा से लिया गया है इस पंक्ति को, और जाम्बवान ने इस कथन को कहा है। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? तो पहले तो ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये निराला द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। ठीक है, ये सरोज स्मृति से ली गई है, जिसे कि हिंदी में प्रथम शोक कविता कहा जाता है। निराला ने अपने पुत्री के बारे में इसको लिखा था। अगला प्रश्न है, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है?
सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, के रचनाकार कौन है? तो सही जवाब है सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, चंचल किशोर सुंदरता की, मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली, काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है या फिर किस सर्ग में किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है लज्जा सर्ग में लज्जा का वर्णन। अगला प्रश्न है, ओ जीवन की मरु मरीचिका कायरता के अलस विषाद, काव्यांश में किस भाव का उद्बोधन किया गया है? तो सही जवाब है चिंता। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं, प्रमुख प्रस्तुत पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत हैं? इसका सही जवाब है लज्जा से। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, तो परीक्षाओं में आती रहती है। और एक जो शब्द यहाँ पर उज्ज्वल लिखा गया है, इसको भी आप देख सकते हैं कि कैसे शुद्ध शब्द लिखा जाता है। अगला प्रश्न है कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीवों पर को सौंपा गया है। ठीक है, माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है, किसका कथन है ये? तो महादेवी वर्मा का है, और ऐसे लग रहा है स्त्री विमर्श से संबंधित ये कोटेशन लग रहा है महादेवी वर्मा का। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? कथन किसका है? कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है। ठीक, तो ये कथन जो है वो डॉक्टर नगेंद्र का। अगला प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, ये किस सर्ग से लिया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है लज्जा। लज्जा सर्ग देख रहे हैं कि काफ़ी इससे पंक्तियाँ उठाई जा रही हैं, जो कई बार हम लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो इसमें कोटेशन के रूप में लिखते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि किस सर्ग से ली गई हैं। अगला जो प्रश्न है कि कथन किसका है? वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें जो सही जवाब है वो है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, गा कोकिल बरसा पावक कर्ण, पंक्ति किस रचनाकार की है? सही जवाब है सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। सही जवाब है नामवर सिंह, जिन्होंने अपने छायावाद नामक पुस्तक में इसका जिक्र किया है। अगला प्रश्न है, प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? तो इसका सही जवाब है सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, गिरा हो जाती है सनयन नयन करते नीरव भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविताओं में प्राप्त है? सही जवाब है पंत। अगला प्रश्न है, किस समीक्षक ने कहा छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है? सही जवाब है नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मीन व्यथा, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित गई हैं? तो ये है जयशंकर प्रसाद का। काफ़ी फेमस ये पंक्तियाँ हैं। एक बार शायद सभी रचनाकारों से उनकी आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया था, जो कि किसी पत्रिका में छपने वाला था। उसी के संदर्भ में इन्होंने लिखा कि सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूली आत्मकथा। अगला जो प्रश्न है काफ़ी बड़ा प्रश्न है, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद्यवलरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका जो सही जवाब है वो है रामचंद्र शुक्ल का है। और कोटेशन से ही पता चल जाता है कि कितना कठिन रामचंद्र शुक्ल लिखा करते थे। ठीक है, ये थोड़ा सा झिलमिल टाइप का आ गया है, फिर भी इसको पढ़ते हैं हम। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। किसका कथन है?
तो ये जाहिर सी बात है महादेवी वर्मा ने इसको लिखा है। अगला प्रश्न है, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। पंक्तियां किस कवि की हैं? इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। देख रहे हैं आंसू आ गया तो। अगला प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? सही जवाब है शांति प्रिय द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? सही जवाब है निराला की। हालांकि उन्होंने राम की शक्ति पूजा में इस पंक्ति का जिक्र किया है, लेकिन यह माना जाता है कि उसमें जो राम है वो खुद निराला ही हैं। अगला सवाल है, स्नेह निर्झर बह गया है रेत जो तन रह गया है, उपयुक्त गीत किस कवि का है? ठीक है, इसका सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? सही जवाब है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूं, पंक्ति किस रचनाकार की है? सही जवाब है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है, यह कथन किसका है? तो सही जवाब है वो जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, मनु श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, यह कथन किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। और ये जो मनु श्रद्धा और ईड़ा हैं ये सब कामायनी के पात्र हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है? काफ़ी अच्छा सवाल। सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का भी कवि कहा जाता है। प्रेम और सौंदर्य जहाँ पर माधुर्य गुण रहेगा वहीं पर होता है। अगला प्रश्न है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं नामक पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की रचना है? तो यह माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, पंक्ति के रचनाकार कौन है? सही जवाब है भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? सही जवाब है नागार्जुन। अगला प्रश्न है, रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन किस काव्य के संदर्भ में है? तो इसका जो सही जवाब है वो है कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? इस व्यक्ति के भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। तो इसका जो सही जवाब है वो है कुरुक्षेत्र। ठीक, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति से इसको लिया गया है। अगला प्रश्न है, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन, ये पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है कुरुक्षेत्र। तो लगातार कुरुक्षेत्र से पंक्तियों को उठाया गया है। अगला प्रश्न है कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नफ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार निहाई कोई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो ये पंक्ति दी गई है किसकी है? अज्ञेय की यहाँ पर है बताया गया है, और किस कविता से उद्धृत है? जिसका सही जवाब है कलगी बाजरे की। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, किसने कहा था? काफ़ी फेमस प्रश्न लगातार परीक्षाओं में आता है, नंदुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, पंक्तियां किस कवि की हैं?
सही जवाब है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये भी उसी चैप्टर से लिया गया है, कलगी बाजरे से ही। अगला प्रश्न है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? सही जवाब है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया, इस कविता के रचयिता कवि कौन है? सही जवाब है लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है, तो हमने देखा भारतेंद्र युग से लेकर नई कविता से के अंतर्गत जितने भी आलोचकों के कथन रहे और प्रमुख पंक्तियाँ रहीं, फिर भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जिन कालखंडों के, क्योंकि आधुनिक काल में छोटा छोटा ज़्यादा कालखंड है और कुछ फेमस कवि हैं, उनकी पंक्तियाँ प्रायः परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जिसमें कि धूमिल की पंक्तियों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, मुक्तिबोध की कुछ पंक्तियाँ हैं उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, रघुवीर सहाय की पंक्तियों से संबंधित हैं। जितने भी तार सप्तक के कवि हैं उनकी कुछ चुनिंदा रचनाओं और पंक्तियों को आप अगर ध्यान में रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी छायावाद, प्रगतिवाद से भी सवाल आते हैं पंक्तियों से, उनके कवियों की पंक्तियों से, और द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त की कुछ पंक्तियाँ जो कि परीक्षा में प्रायः पूछी जाती हैं। तो कुल मिला जुलाकर हमने इस लेक्चर में देखा प्रमुख पंक्तियों को और प्रमुख आलोचकों के कथनों को। उम्मीद है कि यह लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के